अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे इनहिबिटर्स को। इनहिबिटर्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्टिव साइट के साथ रिएक्ट तो करते हैं लेकिन कभी भी प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते या ट्रांसफॉर्म नहीं होते प्रोडक्ट में। वो बेसिकली एक्टिव साइट के साथ अटैच होते हैं, उसको ब्लॉक कर सकते हैं और ये ब्लॉक टेम्परेरीली हो सकता है या परमानेंटली हो सकता है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसा कि यहाँ पे हमें एग्जांपल्स में बताया जा रहा है। पॉइजन जो साइनाइड है, ये इनहिबिटर के तौर पे काम करता है। एंटीबायोटिक्स, एंटी मेटाबोलाइट्स और सम ड्रग्स, ये इनहिबिटर्स के तौर पे काम करने वाले केमिकल्स हैं। ये बेसिकली इनहिबिटर का लफ्ज़ी मतलब ही होता है रोकने वाला, इनहिबिशन करने वाला, स्टॉप करने वाला। तो ये ऐसे केमिकल्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं या एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे टेम्परेरीली या परमानेंटली, जिससे रिएक्शन जो है वो रुक जाएगा। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जैसा कि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसकी टाइप्स के बारे में। तो हम यहाँ पे जब टाइप्स की बात करते हैं तो एंजाइम इनहिबिटर जो होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं या इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल जैसा कि मतलब से ज़ाहिर है कि इरिवर्सिबल ऐसे इनहिबिटर्स होंगे जो वापस ना जा सकें, जिनकी एक्टिविटी रिस्टोर ना हो सके, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स कहलाते हैं। ये ऐसे केमिकल्स हैं जो एक्टिव साइट के साथ बाइंड करते हैं और उसकी स्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। और बेसिकली अगर हम सिंपल केमिकल की बेस पे एनालिसिस करें तो हम कह सकते हैं कि ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये एंजाइम और अपने दरमियान एक कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और इस कोवलेंट बॉन्ड की वजह से वहाँ पे मुकम्मल तौर पर या आप कह लें कि फुली अटैच हो जाते हैं, जिससे एक्टिव साइट परमानेंटली ब्लॉक रहती है। तो ऐसे एंजाइम के साथ जो इनहिबिटर्स अटैच होंगे, ऐसे इनहिबिटर्स को हम इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स कहते हैं, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा। दूसरी कंडीशन पे हमारे पास रिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं, और रिवर्सिबल इनहिबिटर्स वो होते हैं जिनकी एक्टिविटी रिस्टोर हो सकती है। ये वीक लिंकेज बनाते हैं। इसकी खसूसियत यही है कि ये वीक लिंकेज बनाते हैं और इनका इफ़ेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड। इनके इफ़ेक्ट को आप रिस्टोर कर सकते हैं, उसको आप बहाल कर सकते हैं पार्टली या कम्प्लीटली। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जब आप एंजाइम सबस्ट्रेट, मतलब बेसिकली तो एंजाइम और सबस्ट्रेट ने रिएक्ट करना होता है। तो बेसिकली जब आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देते हैं तो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स को चांस कम मिलता है एक्टिव साइट के साथ बाइंड करने का, जुड़ने का, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो ही आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं तो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स के पास चांस कम होता है एक्टिव साइट्स को ऑक्यूपाई करने का, और इस तरह हम ऐसे इनहिबिटर्स केमिकल्स को हम रिवर्सिबल इनहिबिटर्स कहते हैं। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की दो टाइप्स हैं। इन टाइप्स में एक है कम्पिटिटिव और एक है नॉन कम्पिटिटिव। तो इन दोनों टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे अभी। तो जैसे कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो compete करता है विद अप्रोप्रिएट सबस्ट्रेट के साथ, उसको हम कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहते हैं। और ये ऐसा कैसे होता है? बेसिकली जो इनहिबिटर होता है वो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी रखता है सबस्ट्रेट जैसी, मतलब वो सबस्ट्रेट जैसा मालिकुलर फार्मूला या उस जैसी साख्त रखता है, जिसकी वजह से वो बाइंडिंग साइट से सिलेक्ट हो जाता है लेकिन ट्रांसफॉर्म नहीं होता प्रोडक्ट में, और कैटालिटिक साइट को जो है वो ब्लॉक कर किए रखता है और वो एक्टिवेट नहीं हो पाती। तो इसकी एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये एंजाइम है जिसका नाम है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। तो बेसिकली ये एंजाइम हमारे पास है जिसका नाम है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, और इसका सबस्ट्रेट है जिसको हम सक्सिनिक एसिड कहते हैं। तो सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड, 4 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन वाला कंपाउंड है, और ये चेंज होता है फ्यूमारेट में या फ्यूमेरिक एसिड में। और क्योंकि ये बेसिकली डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है
तो इसके 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दिए जाते हैं। तो ये 4 कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन के साथ फ्यूमेरिक एसिड बन जाता है। तो ये तो नॉर्मल फंक्शन हो गया, लेकिन सम टाइम ऐसा नहीं होता। सम टाइम ऐसा होता है कि जो एंजाइम सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज है, यहाँ पे ये हमारे पास जो एंजाइम है ये उसी तरह सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, लेकिन ये आगे प्रोडक्ट में जो है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसकी एक्टिव साइट के ऊपर एक ऐसा केमिकल आके लगेगा जिसको हम मेलोनिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेलोनिक एसिड। तो मेलोनिक एसिड जो है वो इसका सबस्ट्रेट नहीं है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज का, क्योंकि सक्सिनिक एसिड जो है 4 कार्बन कंपाउंड था, मेलोनिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, 4 ऑक्सीजन वाला है, 2 हाइड्रोजन वाला है। तो ये ऐसा ही है जैसे उसका स्ट्रक्चर सिमिलर हो सक्सिनिक एसिड जैसा, लेकिन ये यहाँ पे बाइंड तो करेगा मेलोनिक एसिड, लेकिन नॉट चेंज इनटू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बनेगी, नो प्रोडक्ट। तो ऐसे इनहिबिटर्स को हम कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के बारे में। तो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऐसे इनहिबिटर्स की हम बात करेंगे जिनके बारे में हम ये कहते हैं कि जो compete नहीं करते और ये अटैच होते हैं अदर देन एक्टिव साइट। ऐसे इनहिबिटर जो बाइंड करते हैं एंजाइम के साथ अदर देन एक्टिव साइट, तो ऐसे इनहिबिटर्स को हम कहते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। और ये जब बाइंड करते हैं तो उस एंजाइम की स्ट्रक्चर को आल्टर कर देते हैं, उसमें बदलाव ले आते हैं, और उस बदलाव की वजह से जेन्युइन जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड नहीं कर पाता। मतलब ये सबस्ट्रेट यहाँ पे अब फिट नहीं बैठेगा। जब ये यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा तो यहाँ पे ES कम्प्लेक्स B नहीं बनेगा। जब ES कम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो कैटालिटिक साइट एक्टिवेट नहीं हो पाएगी, और जब कैटालिटिक साइट एक्टिवेट नहीं हो पाएगी तो ये रिएक्शन भी नहीं होगा। तो बेसिकली यहाँ पे नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऐसे इनहिबिटर्स हैं जो अदर देन एक्टिव साइट जो है वो अटैच होते हैं एंजाइम के साथ और उसको ब्लॉक कर देते हैं, उसकी एक्टिव साइट्स को आल्टर कर देते हैं और प्रोडक्ट को ट्रांसफॉर्म होने पे रोक देते हैं। जी थैंक यू।